चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी, मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है। ये पुराना फोन ही ठीक कर दो। ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो पीलू कहती है, लेकिन काका, मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी, मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ, अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे, कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है? इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं। मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ, आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुंचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है। अब मैं कहां से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए? मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो। कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर एक हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है और अपने टेस्टिंग में कुछ टूटे हुए मोबाइल को ठीक करने में कामयाब होती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। गोवापुर गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी हनुमान जी के भक्ति करते थे। पीलू हर दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाती थी और बबलू उन्हीं के नाम का दिन भर जाप करता रहता था। पीलू, मेरा सपना है कि हम लोग भी कभी हनुमान जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाए। जी, आपके ख्याल तो बहुत अच्छे हैं। जय हनुमान जी की। जब मर्जी होगी तब वो हमारे से ऐसा इंतजाम करा देंगे। हमें तो बस उनका नाम जपते रहना है जिससे ऐसा दिन जल्दी आए। बबलू लकड़ी के फर्नीचर बनाता था और छोटे मोटे रिपेयरिंग का काम भी करता था। पीलू घर संभालती थी। एक दिन, बबलू, तुम बहुत मजबूत फर्नीचर बनाते हो जो देखने में भी अच्छे होते हैं, लेकिन सुना है तुम्हारी कमाई ज्यादा नहीं होती है, तो क्या सोचे हो आगे के लिए? हरिया भाई, कमाई करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको तो पता है
कोई भी अकेला काम करेगा तो उसकी कमाई कम ही होगी। मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं ना। हाँ हाँ, आखिर अमीर लोग ही फैक्ट्री का सपना देख सकते हैं। हम गरीब लोगों के पास हमारे और परिवार के अलावा कोई नहीं होता है। तो कड़क सेठ कहते हैं, बबलू, मेरा ऑर्डर पूरा कर दिया क्या? जी कड़क सेठ जी, मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दिया हूँ। ये लीजिए आपके फर्नीचर। ठीक है, बिल भिजवा देना और इसके पैसे अगले महीने ले लेना। लेकिन सेठ जी, आपने तो मुझे एडवांस भी नहीं दिए हैं। ऐसे कैसे मैं इतने दिन बिना पेमेंट के रुक सकता हूँ? अरे मैं कोई भाग नहीं जा रहा हूँ, सेठ हूँ, दे दूंगा पैसे। रात में बबलू घर आता है। बबलू जी, क्या हुआ? आज आप उदास लग रहे हैं। आज कड़क सेठ से पैसे मिलने वाले थे पीलू, लेकिन उसमें पेमेंट नहीं किया। अभी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहाँ से मुनाफा होगा, क्योंकि ग्राहक लोग टाइम पर पेमेंट ही नहीं देते हैं। उनके घर के लिए फर्नीचर बनाता हूँ, अपने घर के लिए नहीं। हनुमान जी के लिए सेवा करनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं जी, हनुमान जी सब देख रहे हैं। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देंगे। पीलू, तुम्हारे जैसी पत्नी मिलना मुश्किल है। हनुमान जी की बहुत दया है हम पर। चलो उनकी शाम की आरती करते हैं। जय हनुमान जी। एक दिन कड़क सेठ के घर जब बबलू पैसे लेने के लिए पहुंचता है, वहाँ उसे कालू मिलता है। बबलू, अभी तुम्हारा पेमेंट नहीं हो पाएगा। कड़क सेठ 5 महीनों के लिए बाहर गए हैं, उसके बाद देखेंगे। ये सुनकर बबलू दुखी होकर वापस चला जाता है। इसके बाद वो घर आकर पीलू से सब बताता है। ये अमीर लोग हम जैसे गरीबों का पैसा लूट लूट कर ही अमीर होते हैं। जब तक इनकी तरफ हम उम्मीद से देखते रहेंगे, हमें धोखा ही होता है। हनुमान जी से प्रार्थना करके हम अपनी फर्नीचर की फैक्ट्री लगा लेते हैं। पीलू, फैक्ट्री बनाने में कितना खर्चा आता है पता है? मैं तो कहती हूँ सब छोड़कर हनुमान जी से ही हम पूछ लेते हैं, वो ही कोई रास्ता सुझाएंगे। हाँ, हमारे बस की नहीं है ये मुसीबत। अगली सुबह बबलू और पीलू हनुमान जी से लगातार प्रार्थना करते रहते हैं और उन्हीं की भक्ति से हनुमान जी प्रकट होते हैं। भक्त, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। हनुमान जी आपकी जय हो। जय हो हनुमान जी की। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप बहुत दयालु हैं। अब हम पर कृपा करिए प्रभु, हमें रास्ता दिखाइए। मैं तुम्हें बांस से नाव बनाना सिखा सकता हूँ। तुम्हें लकड़ी का काम तो आता ही है। बांस की नाव तुम गरीबों को बेच सकोगे, साथ ही उस पर मोटर लगा दोगे तो बांस का मोटर नाव बन जाएगा। आपकी दया अपरंपार है हनुमान जी। हमारे मन में आपके भक्तों के लिए भंडारा करने की कामना है। आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सब अच्छा होगा पीलू। फिर हनुमान जी बबलू को जंगल भेजकर बांस बनवा लेते हैं। बबलू बांस काट कर लाता है और हनुमान जी के कहे अनुसार उन बांस को आकार देने लगता है। फिर वो और पीलू अलग अलग साइज के टुकड़ों को जोड़ते हैं और जल्द ही एक बांस का नाव तैयार कर लेते हैं। हनुमान जी, आपकी दया से ये बांस की नाव बनकर तैयार हो गई है। ये आपकी दया के कारण ही बन पाई है प्रभु। अब तुम लोग इसका व्यापार करो। जय श्री राम। फिर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हनुमान जी ने जैसा कहा वैसा ही करते हैं। बांस की नाव को गरीबों को बेचते हैं और मोटर बांस की नाव बनाकर भी बेचते हैं। सही कह रही हो पीलू, अब मैं ऐसा ही करता हूँ। बबलू की बांस के नाव को देखने के लिए पूरे जंगल के लोग आते हैं। वाह वाह, ऐसा बांस की नाव तो मैंने कभी नहीं देखा। बबलू, तुम बहुत ही होनहार निकले। ऐसा करो, मेरा ऑर्डर लिख लो, मैं तो इन्हें एक्सपोर्ट करूँगा। वाह, बांस की नाव, कोई इसे बना भी सकता है? ये मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे 3 बांस की नाव बना कर देना बबलू। सब हनुमान जी की कृपा है।
और ऐसे ही बबलू बहुत मेहनत करके लोगों के लिए उनकी बांस की नाव तैयार करने लगता है और बहुत मुनाफा कमाता है। बबलू जी, अब तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। चलिए अब हम हनुमान जी का गरीबों के लिए भंडारा करते हैं। जय हनुमान जी। हाँ पीलू, अब देरी नहीं करते। जय हनुमान जी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाने लगते हैं और दोनों हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। लकड़ी गांव में पीलू नाम की गरीब चिड़िया रहती थी। उसको इंजीनियरिंग का काम देखना बहुत पसंद था। जब भी कोई अपना नया घर या दुकान बनाता था, पीलू उसे देर तक देखती थी। एक दिन हरिया कंस्ट्रक्टर उसको अपने पास बुलाता है और कहता है, पीलू चिड़िया, तुम्हें मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम हमेशा कंस्ट्रक्शन की जगह पहुँच जाती हो। क्यों, तुम्हें मजदूरी का काम चाहिए? हरिया काका, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं यहाँ मजदूरी के लिए नहीं आई हूँ। मुझे भी ऐसे ही घर बनाना है। अब मैं देख देख कर घर बनाना सीख गई हूँ। तुम गरीब लोग थोड़ी सी चीज क्या जान लेते हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हो। पता है ना, कंस्ट्रक्शन के सामान जैसे ईंट, सीमेंट, लोहे के रॉड्स कितने महंगे आते हैं। अब जाओ यहाँ से और आगे से कंस्ट्रक्शन साइट में दिखना नहीं। नाराज नहीं होइए हरिया काका, मैंने आपसे ही ये सब सीखी हूँ। आप एक दिन मुझ पर गर्व करेंगे। ऐसा कहकर पीलू अपने घर चली जाती है। उसके घर में बीमार पिता टिल्लू और बूढ़ी माँ बबली रहते थे। पीलू कहाँ चली गई थी? अरे कहीं मजदूरी कर, कुछ काम कर। घर की हालात कितनी खराब है। अभी कड़क सेठ आए थे और घर खाली करवाने की धमकी देकर गए हैं। अगर हमने उन्हें किराया नहीं दिया तो हम बेघर हो जाएंगे। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो अपना घर कैसे बनाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के सामान खरीदना उसकी हैसियत के बाहर था। मैं कंक्रीट के घर नहीं बनाऊंगी, मैं इको फ्रेंडली बैम्बू का घर बनाऊंगी। फिर पीलू जंगल में बैम्बू ढूंढने निकल जाती है और उसे एक जगह बहुत से बम्बू मिल जाते हैं। पीलू उन्हें काट कर एक खाली जगह इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद पीलू एक एक बम्बू को जोड़ जोड़ कर एक घर तैयार करने लगती है और 2 ही दिनों में वो एक छोटा सा घर तैयार करने। फिर पीलू उस घर को हरिया काका को दिखाती है। हरिया काका, कैसा लगा आपको मेरा ये बम्बू का घर? पीलू, तुम तो बहुत ही तेज दिमाग की हो, लेकिन ये तुम घर बेचोगी किसको? काका, ये घर मैं अपने माता पिता के लिए बनाई हूँ। हमारे पास किराया देने के लिए पैसा नहीं है, हमें अपना किराए का घर खाली करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा ये बम्बू का घर बिकवा दूंगा। तुम ऐसे ही और भी घर बनाओ, इससे तुम उधार खत्म कर सकोगी। नहीं तो एक घर बनाकर उसी में रहने से तुम्हें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारी जब कमाई ही नहीं होगी तो तुम आगे जीवन में क्या करोगी? हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब मैं और भी बम्बू के घर बनाऊंगी। फिर हरिया एक एक करके पीलू के बम्बू के घर बिकवा देता है, जिससे पीलू को बहुत पैसे मिल जाते हैं और वो कड़क सेठ का किराया खत्म कर देती है और अपने लिए एक सुंदर सा बड़ा सा बम्बू हाउस बना लेती है। अब हरिया और पीलू बम्बू के घर का बिजनेस करने लगते हैं। ऐसे पीलू अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू वड़ा पाव बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। जंगल के पक्षी पीलू चिड़िया के ठेले से वड़ा पाव खरीदकर मजे से खाते थे। पीलू के वड़ा पाव की बिक्री देखकर कालू कौवा उससे बहुत जलता था और एक दिन कालू कौवे ने भी अपना ठेला पीलू के ठेले के सामने लगा दिया। कालू आवाज लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। आवाज, वड़ा पाव खाओ, गर्मा गर्म पंजाबी वड़ा पाव खाओ। अरे हरिया काका, इधर आओ इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वड़ा पाव खाने
अरे मेरा वड़ा पाव खाओगे तो सब खाना भूल जाओगे। इस तरह से कालू के आवाज देने पर हरिया काका उसके पास जाते हैं। अरे कालू, तूने भी वड़ा पाव की दुकान लगा ली, देखूं तो सही तेरे वड़ा पाव में कितना दम है, जरा एक प्लेट दे, अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे हरिया काका, एक बार खा के तो देखो, डबल लोगे। फिर हरी काका कालू के वड़ा पाव खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही कमाल के वड़ा पाव बनाए हैं, अब से मैं तेरी ही दुकान में आऊंगा। इसके बाद से तो कालू की दुकान निकल ही पड़ी। जो भी पक्षी उसके वड़ा पाव खाता उसकी बहुत तारीफ करता। कालू की दुकान चलने से पीलू को अपने वड़ा पाव बेचने में परेशानी आने लगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। पीलू को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अब उसके ठेले में कोई भी पक्षी नहीं जाता था। पीलू सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठेले में फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाए, फिर से लोग मेरे वड़ा पाव खाने लग जाएं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौए के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया, आप वड़ा पाव में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे सभी आपके यहाँ वड़ा पाव खाने आने लगे हैं? आप भी अगर मुझे सीक्रेट बता दो तो मैं कहीं दूर जाकर वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगी, जिससे मेरी भी आमदनी फिर से शुरू हो सके। ऐसा सुनकर कालू उस पर गुस्सा करता है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। इस तरह से पीलू दुखी होकर वापस अपने ठेले पर आती है और सोचती है, लगता है अब तो मुझे अपना ठेला बंद करना ही होगा। फिर पीलू शाम में अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रही थी। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है और पीलू कालू का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कालू दूसरे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रहा है। पीलू सोचती है, अरे ये कालू क्या कर रहा है, पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है? फिर पीलू कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है और देखती है कालू अंडों को ले जाकर वड़ा पाव के मसाले में फोड़कर मिला देता था। पीलू ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है, ओह ये राज है कालू के वड़ा पाव के स्वादिष्ट होने का, ये तो बहुत गलत बात है। फिर पीलू तुरंत उड़कर पक्षियों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच सच बता देती है। चिड़िया पीलू से कहती है, पीलू बहन, कल ही मेरे दोनों अंडे चोरी हो गए थे, मुझे लगा कि दुष्ट चीलू ने उन्हें चुरा कर ले गया है। दूसरी चिड़िया कहती है, हाँ बहन, परसों मेरे भी अंडे मेरे घोंसले से गायब हो गए थे, मुझे लगा कि कोई नाग सांप लेके चला गया है। हरिया काका कहते हैं, चलो चलकर हम उस बदमाश कालू को पकड़ते हैं और उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं, वो हमारे अंडे हमें ही खिला रहा है। फिर सभी पक्षी कालू के घर पर धावा बोल देते हैं, क्यों रे कालू, तू कितना बदमाश है, तू हमारे अंडे चुराकर हमें ही वड़ा पाव में मिलाकर खिला रहा था, अरे तुझे शर्म है कि नहीं? हाँ कालू भैया, तुमको शर्म है कि नहीं? ये क्या तरीका है? तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, उन्हें पैदा ही होने नहीं दे रहे हो और उन्हें हमें ही खिला रहे हो, तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। इतना कहकर पक्षी कालू की बुरी कदर पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाकर कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। कालू के भाग जाने के बाद से सभी पक्षियों के अंडे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और पीलू की वड़ा पाव की दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। अब पीलू अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इस तरह सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। वृंदापुर गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और माँ घर का काम किया करती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथ पांव टूट जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? घर में शादी के लायक लड़की बैठी है और इनके हाथ पांव टूट गए हैं। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसा भी तो नहीं है। माँ, तुम चिंता मत करो, अच्छी बात तो ये है कि पिताजी की जान बच गई है और इनके इलाज के लिए मैं पैसा कमाऊंगी। मुझे शुद्ध घी के लड्डू बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। मैं शुद्ध घी के लड्डू को ले जाकर घर घर बेचा करूंगी। लेकिन उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना पीलू? मेरे पास कुछ पैसे जमा है, मैं उन्हें इस्तेमाल कर लूंगी। इसके बाद पीलू शुद्ध घी के लड्डू बनाना शुरू कर देती है और उसको अपनी एक टोकरी में ले जाकर बेचने लगती है। लड्डू ले लो लड्डू, शुद्ध घी के लड्डू, लड्डू ले लो लड्डू, शुद्ध घी के लड्डू। ऐसे लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे।
सुंदरी उसके पास जाती है। वाह पीलू, इन लड्डू में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक लड्डू खिला मुझे, अगर अच्छे हुए तो 1 किलो ले लूंगी। पीलू का लड्डू खाकर सुंदरी बहुत खुश हो जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है, ये शुद्ध घी के ही है ना। 1 किलो मुझे दो और मैं तो अब इसे पूरे मोहल्ले में बताऊंगी कि पीलू कितने अच्छे लड्डू बना रही है। थैंक यू सुंदरी दीदी। इस तरह से सुंदरी सबको बता देती है और पीलू के लड्डू बिकने लगते हैं। ऐसे ही पीलू दिन रात मेहनत करती है और शुद्ध घी के लड्डू बनाती है। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। माँ पापा, लड्डू अच्छे से बिक रहे हैं। कुछ ही दिनों में इतने पैसे आ जाएंगे कि पापा का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकेंगे। वाह बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। ये देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है, क्योंकि उसके महंगी मिठाई की दुकान में अब कोई नहीं जा रहा था। इस पीलू के लड्डू को खराब करना ही होगा। मैं मिठाइयाँ बेच बेच कर इतनी बड़ी दुकान बनाया हूँ। इस कल की पिद्दी चिड़िया के कारण इसको बंद तो नहीं कर सकता हूँ ना। इसको मजा चखा कर रहूँगा। अगले दिन पीलू कालू की दुकान से सामने से गुजर रही थी। तभी वहाँ पर जाबाज आ जाता है। पीलू, हमने तुम्हारे शुद्ध घी की लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। 2 दिन बाद मेरी बेटी की सगाई है, मुझे 500 लड्डू चाहिए। जाबाज जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आपको 500 लड्डू बनाकर दे दूंगी। लेकिन एक बात सुन लो पीलू, अगर तुम ऑर्डर नहीं पूरा कर पाई तो तुम्हारी खैर नहीं। इस पीलू के लड्डुओं को खराब करना ही होगा। जाबाज जी, आप मुझसे लड्डू लिए करते थे, अब क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आपको 501 लड्डू दूंगा। तुम्हारे लड्डू अब मेरे नौकर भी नहीं खाते हैं, और मुझे क्या भिखारी समझ के रखा है जो 1 लड्डू ज्यादा दोगे? भागो यहाँ से। ये सुनकर कालू की बेइज्जती हो जाती है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और पीलू से बदला लेने की ठान लेता है। उस रात पीलू जाबाज के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो सोने चली जाती है। तभी कालू एक केमिकल के पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। अब इस पिद्दी चिड़िया को जाबाज से पिटवाऊंगा। कालू लड्डू में पाउडर छिड़कने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अंधेरे में गरम गरम चाशनी की कढ़ाई में गिर जाता है और चीखने लगता है। अरे बचाओ बचाओ। तो पीलू वहाँ आती है। अरे कालू, तुम! फिर पीलू कालू को बड़े चम्मच से निकालती है। मैं तुम्हारे लड्डू बर्बाद करने के लिए आया था, इस केमिकल के साथ। मुझे माफ कर दो पीलू। लेकिन तभी वहाँ पर जाबाज के आदमी पहुँच जाते हैं। ये जाबाज जी के सिक्योरिटी गार्ड है, मेरे यहाँ लड्डू की सिक्योरिटी के लिए खड़े थे। अब तुम इनसे पीटने से नहीं बच सकते कालू। इस तरह से कालू की पिटाई हो जाती है और पीलू के लड्डू खाकर जाबाज के रिश्तेदार पीलू की बहुत तारीफ करते हैं। अब पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है और कुछ ही दिनों में अपनी लड्डू की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेती है। पीलू और उसका परिवार अब हंसी खुशी रहने लगता है। पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना। बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आप
आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है। साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे, ये ड्रेस खराब हो गई है। यहाँ आते ही अब शगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे? क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है इस गांव के जंगल में? यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे, तुम जैसी टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस कराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो, सुबह सुबह बर्गर खा लो। हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं,
लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी। अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।